एसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आज शाम उनके 2 दिन के रिमांड की अवधि खत्म होने वाली है। निलंबित आईएएस विनय चौबे से ये पूछताछ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 दिनों के रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है और आज शाम तक ये पूछताछ बताई जा रही है कि चलेगी। विनय कुमार चौबे हालांकि बीमार है और इस वक्त रिम्स के पेइंग वार्ड में वो इलाजरत भी हैं। सुबह करीब 11 बजे का वक्त जब एसीबी की टीम पेइंग वार्ड पहुंची और वहां से विनय कुमार चौबे को लेकर एसीबी दफ्तर में इस वक्त विनय कुमार चौबे की मौजूदगी है, जहां पर उनसे गहनता से पूछताछ इस वक्त होती हुई फर्जी बैंक गारंटी से 38 करोड़ रुपए और तमाम शराब घोटाले में किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं, इसे लेकर ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महाराष्ट्र और राजस्थान की 2 कंपनियों के साथ लोगों को इस बाबत नोटिस भी दिया गया है। घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे को जो रांची में जो रिम्स में जो पेइंग गेस्ट वार्ड में भर्ती थे दूसरे तल्ले में, वो सीधे यहाँ से आपको एसीबी कार्यालय ले जाया गया पूछताछ के लिए। और सुबह 9:10 से कह सकते हैं कि करीब 11 बजे तक उनसे जो है रिम्स में एसीबी के अधिकारी मौजूद रहे और फिर यहाँ से व्हील चेयर पर बिठाकर विनय चौबे को सीधे यहाँ से ले जाया गया है, एसीबी कार्यालय ले जाया गया है। और यहाँ से सीधे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन एसीबी की टीम 2 घंटे तक रही है और विनय चौबे और उनके साथ जो आईएएस अधिकारी हैं गजेंद्र सिंह, साथ में झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी 2 अधिकारी हैं, उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है और बाकायदा इसकी चिट्ठी जो है जारी कर दी गई। 20 मई से ही चारों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ से विनय चौबे को सीधे ले जाया गया है एसीबी कार्यालय और यहाँ पर रिम्स में जो विनय चौबे भर्ती थे वो समझ आइए कि यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी संबंधित बीमारी है, दांत संबंधित बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो तमाम डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। और ऐसे में अब एसीबी के अधिकारी सीधे यहाँ से आईएएस अधिकारी विनय चौबे को लेकर एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रिम्स, रांची। तो शराब घोटाले में गिरफ्तार 4 अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह भी शामिल हैं। इनके साथ ही जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम सुधीर कुमार दास को भी सस्पेंड किया गया है। इस कार्रवाई पर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति कायम है। यहां जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और पूजा सिंघल तक जाके ही रुक गए। सजन चक्रवर्ती भी इसी राज्य के थे, अशोक सिंह भी इसी राज्य के थे और भी कई लोगों पर इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। कानून का राज रहेगा तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार पूरी तरह 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम उस पर निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार ने जो एक प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो रांची में 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ इस वक्त एक बैठक जो है वो महत्वपूर्ण तौर पर इस वक्त चलती हुई, जिसमें दोपहर 12 बजे झारखंड सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ ये बैठक शुरू हुई। बैठक में शामिल हो रहे मंत्रियों ने कहा कि वो वित्त आयोग के सामने राज्य के विकास के 5 साल का रोड मैप जो है वो रखने वाले हैं। इसके अलावा वित्त आयोग से झारखंड के बकाये की मांग भी जरूर की जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष की 12,000 करोड़ की राशि बकाया है और इसी बकाया राशि की मांग इस बैठक में इस वक्त की जाती हुई, क्योंकि वित्त आयोग के टीम की मौजूदगी है और यहां ये बैठक इस वक्त 12 बजे से चलती हुई थी। हर 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की टीम आती है और 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर वो अनुशंसा करती है, ताकि उस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा केंद्रांश की राशि राज्य को मिले। केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान की राशि या केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा की स्थिति क्या है, इन सब पहलुओं पर बात रखी जाएगी और ये भी बताएंगे कि सामाजिक आर्थिक परिदृश्य झारखंड का क्या है, उसके आलोक में हमें
क्यों राशि मिलनी चाहिए। सरकार ने पीपीटी के माध्यम से जिन चीज़ों को कंसीव किया है कि आने वाले 5 फाइनेंशियल ईयर में हमारे राज्य से संबंधित जो योजनाएं निर्धारित होनी हैं, हम अपनी बात वित्त आयोग के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन इंडिकेटर्स में झारखंड पीछे है उन इंडिकेटर्स में हमें आगे ले जाने के लिए, नेशनल एवरेज तक ले जाने के लिए वित्त आयोग की मदद हमें मिले। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस ने भी झारखंड के लिए विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग की है और कहा कि झारखंड अपने संसाधनों से देश का विकास कर रहा है, लेकिन उसको उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा और इसीलिए अगले 5 साल के लिए हर एक सेक्टर में झारखंड का विकास हो, इसलिए राशि की मांग की जा रही है। इस राज्य को आवश्यकता है विशेष पैकेज की। कोई भी मापदंड आप ले लें, हम उस पर खरा उतरेंगे। हम डिजर्व करते हैं, हमें विशेष पैकेज मिलना चाहिए। झारखंड का एक विशेष योगदान पूरे राष्ट्र के उत्थान और विकास में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राज्य के विकास के लिए, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए शिक्षा बेहतर हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य बेहतर हो सके, इसके लिए वित्त आयोग की टीम से हम आर्थिक पैकेज की मांग भी कर रहे हैं कि हमें राज्य को आर्थिक पैकेज दिया जाए। सवाल है जो बाकी राशि का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये वाकई में पता ही नहीं चल रहा है कि वो राशि है या नहीं है, या है तो कितनी है। ये इलेक्शन के पहले से ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं कहूँगा केंद्र सरकार किसी की राशि रोक कर नहीं रखती है और किसी मत में यदि रोकी भी होगी तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसका कोई कारण होगा। तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ बैठकर उसका हल निकालना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है कि भाई राशि तो जरूर मांगनी चाहिए, ये आपका अधिकार है, मांगिए, लेकिन उस राशि का खर्च किस मद में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसका लेखा जोखा जो है वो भी आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि राशि आती है और वो खर्च नहीं हो पाती तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो कि 4 धाम यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां मंदिर प्रबंधन ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने यहां वेद पाठ के साथ विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्था को देखा, साथ ही देवभूमि में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव लिया। तो और इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ धाम भी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने राज्य और देश की खुशहाली की कामना के साथ केदारनाथ में भगवान शिव की आराधना की, पूजा अर्चना की। और चलिए अब आपको हेमंत सोरेन की 4 धाम यात्रा की 2 तस्वीरें एक साथ हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये दोनों तस्वीरें हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पहली तस्वीर में भगवान के दरबार में अपने पूरे परिवार के साथ उनकी मौजूदगी, और केदारनाथ धाम में उनका पूरा परिवार उनके साथ। उन्होंने कहा कि इस जगह पर आकर आध्यात्मिकता का अनुभव स्वतः होता है। अपने राज्य और देश के लिए खुशहाली की कामना करता हूं। और बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां नकली पनीर के रैकेट का खुलासा किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग और सदर एसडीओ के नेतृत्व में नगवा टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की जांच की जा रही थी, जहां एक बस से 4000 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। बिहार के मनेर और बख्तियारपुर से बताया जा रहा है कि नकली पनीर लाकर हजारीबाग और रांची के बाजारों में से खपाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद बिहार से आने वाली गाड़ियों की सघनता से जांच की जा रही थी। नकली पनीर के बाजार में अनुमानित कीमत जो है वो तकरीबन 10 लाख के आसपास बताई जाती है। इस कार्रवाई के बाद नकली पनीर और खोया खपाने वालों में हड़कंप जरूर मच गया। प्रशासन का यह कहना है कि जिसे भी नकली या मिलावटी खाद्य पदार्थ की जानकारी मिले वो बिना हिचक के, बिना डरे इसकी सूचना खाद्य विभाग को जरूर दे। विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेगा। एक्चुअली हम लोग जब इसको जांच में आयोडीन से जांच किए, सारे में स्टार्च के मिलावट है
और इसके कंजम्पशन से क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में अगर इसका कंजम्पशन डेली बेसिस पे या कुछ टाइम के लिए किया जाएगा तो उसके किसी का लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, इवन कि आपको कैंसर होने की भी संभावना रहती है। उसको मद्देनज़र हम लोग का ये एक्शन हुआ है। लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि बसों में बंगाल और बिहार से जो है नकली पनीर का परिवहन हो रहा है। उसी के आलोक में हम लोगों ने एक संयुक्त टीम गठित की थी, जिसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब प्रकाश गोगी जी, हमारे रोड सेफ्टी मैनेजर संतोष सिंह, MVI बिरसू सिंह और कोर्रा थाना के सभी पुलिसकर्मी लोग के सहयोग से रात भर छापामारी चली और जिस पे अभी जो है लगभग 4000 केजी पनीर जो है नकली पनीर वो जब्त किया गया है। और बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां पाल बगान के पास धनबाद से दुमका जा रही बस में अचानक से आग लग गई। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। बस पर बताया जा रहा है कि उस दौरान 30 यात्री सवार थे। एक यात्री बस से कूदने के दौरान गंभीर रूप से हालांकि घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। बताया जाता है कि गर्मी की वजह से इंजन में कुछ गड़बड़ी आई और बस में अचानक से आग लग जाती है। आसपास के लोगों ने बस में लगी आग को बुझाया और बाद में इंजन में गड़बड़ी को ठीक किया गया, जिसके बाद यात्री दुमका के लिए रवाना हुए। तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। चारों तरफ आग लगने की वजह से धुएं का गुबार नजर आया। हालांकि वक्त रहते सभी यात्री बस से कूदने में सफल रहे। एक यात्री को थोड़ी गंभीर चोट आई। इंजन से बहुत धुआं मारने लगा। धुआं मारने में सारे पैसेंजर जो भी बस में चढ़ रहे थे सब घबरा गए। सब लोग अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग तो खिड़की और बस से कूदने लगे, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर भागने लगे। उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने यहाँ पहुँचा तो उसके बाद ड्राइवर से पता चला कि बस में ही कुछ त्रुटि थी। तो बस मालिक से ये आग्रह होगा, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आप जो भी रोड में बस चलाते हैं उनका आप मेंटेनेंस सही कीजिए। मेंटेनेंस के कारण यहाँ इस तरह घटना घटा। खबर गुमला से, जहां मरूम केला गांव में हाई टेंशन तार की चोरी करते हुए 6 चोरों को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को इन्हें सौंपा जाता है। चोरों के पास से एक कार, एक पिकअप वैन और 2.5 क्विंटल बिजली के तार बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपी कार और पिकअप लेकर मरूम केला और चिरगांव के बीच में देर रात हाई टेंशन तार को काटने की तैयारी में थे। तभी गांव वालों को इसकी भनक लग गई और इन्हें पकड़ा जाता और जमकर इनकी पिटाई की गई और बाद में पुलिस के हवाले किया गया। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने कहा कि वो इलाके में लंबे वक्त से बिजली के तार की चोरी कर रहे थे। और अब बात हाथियों के आतंक की, तो गोला के इलाके में 12 जंगली हाथियों का झुंड इस वक्त उत्पात मचा रहा है। गांव के लोग अपने जानवरों को जंगल ले जा रहे थे और इसी दौरान अचानक हाथी उनके सामने आ गए। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से अपने जानवरों को हाथियों से बचाया और फिलहाल हाथियों का झुंड पिपरा झरना के पास मौजूद है। 12 हाथियों के इस झुंड को देखकर इलाके के लोगों के बीच दहशत जरूर है। तो हर रोज की तरह गांव वाले मवेशियों को चराने के लिए जंगल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अचानक से हाथियों का झुंड जो है वो सामने आ जाता है और अफरा तफरी लोगों के बीच मच गई। स्थानीय लोगों ने यहां से मवेशियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। पहली बार खबर लोहरदगा से, जहां चमिया गांव में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगा है। गांव के सैकड़ों लोगों ने आज डीसी कार्यालय जाकर अपनी विरोध को जाहिर किया। गांव वालों का यह कहना है कि पैसे लेकर आदिवासी सीट पर मुस्लिम महिला का चयन कर लिया गया। गांव वालों की मांग है कि बहाली रद्द कर किसी आदिवासी महिला का चयन किया जाए। वन में सहायिका और सेविका का चयन हो रहा था, वहाँ गलत ढंग से चयनित किया गया है, जिसमें परसेंटेज के हिसाब से भी देखा जाए तो परसेंटेज भी कम बेसी से गलत ढंग किया गया है। हम लोग यही मांग करने आए हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी चुनाव हो रहा था सेविका और सहायिका का, तो उसमें सीट है एसटी का और उसमें एमडी ओबीसी सबको डाल के मतलब अलग तरीका से लोग चुनाव करके चयनित कर दिया गया है। उसका विरोध के लिए हम लोग आए हैं। उसके मतलब हम लोग को चाहिए कि एसटी सीट है तो हम लोग को चुनाव होना चाहिए। अगली खबर गुमला से, जहां सैकड़ों रसोइये ने अपने बकाये मानदेन के भुगतान की मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने
जमकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन तो जरूर दिया जाए, संयोजिका और अध्यक्ष को भी रसोईया की तरह मानदेय मिले, 60 साल की उम्र के बाध्यता को खत्म कर दिया जाए और नौकरी के दौरान मौत होने पर आश्रितों को मुआवजा मिले। जो बकाया मानदेय है उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। जितना भी बकाया है, जितने दीदी लोग का बकाया मानदेय है उसको भुगतान करने का मांग किए थे। हम लोग जिस दीदी का 60 साल हुआ है, क्योंकि हम लोग इतना देर से काम करके आए हैं, 2004 से 20 पैसा 25 पैसा में हम लोग पहले से हम लोग 3 महीने तक फ्री में काम किए। उसके बाद में हम लोग 20 पैसा 25 पैसा मिलता था, रूप हम लोग दिए। तो हम लोग का मांग उम्मीद है कि पूरा होगा। यही मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर डीएसी कार्यालय में तालाबंदी करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग तालाबंदी नहीं किए। चाईबासा में आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की बेटी बसंती बिरहोर अपने गांव में शिक्षा का अलख जगा रही है। जी हां, बसंती का गांव बंदगांव प्रखंड में जंगल के बीचों बीच स्थित है, जो जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। बसंती खुद ग्रेजुएशन कर रही हैं। इनका सपना जेपीएससी करने का है। पढ़ाई के बाद जो वक्त उन्हें मिलता है, बचता है, उसका उपयोग बसंती अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करने में लगा रही हैं। बसंती के लिए ये काम भी काफी मुश्किल था, लेकिन अपने समाज को शिक्षित करने की जिद, बिरहोर बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने की उनकी ललक आज रंग ला रही है। सिंहभूम जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बंदगांव प्रखंड के एक सुदूर क्षेत्र में कंडियांग गांव स्थित है और जहां की बिरहोर समुदाय के आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं और यहां पर 25 घर हैं और 80 लोगों की करीब आबादी है और यहां शिक्षा की काफ़ी कमी है। तो आप यहां देख रहे हैं एक बिरहोर समुदाय की जो बेटी है वो खुद कॉलेज में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन में, और अपने गांव में शिक्षा का अलख जगाने के लिए अपने समुदाय के बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा से जुड़ें, इस प्रयास में लगी हुई है। वो निःशुल्क प्रतिदिन इसी तरह बच्चों को अपने पढ़ाई के अलावा अन्य समय में पढ़ाती है, निःशुल्क पढ़ाती है। मेरे गांव में बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और शिक्षा का ज़्यादा उसको मतलब महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। तो मैं बसंती बिरहोर इंटर पास करने के बाद जब घर पे ऐसे ही 2-3 महीना थी तो मुझे लगा कि क्यों ना मेरे गांव के बच्चे लोग को पढ़ाया जाए, और खाली टाइम पे रहती हूँ तो इसलिए मैं बच्चों को शाम के टाइम कोचिंग देती हूँ। जब बच्चा लोग को हम पढ़ाने के लिए भी बुला रहे थे तो काफ़ी हद तक गार्जियन लोग बोले कि नहीं, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो फिर ब्लॉक के सर लोग के माध्यम से उन्होंने मुझे सहयोग दिया कि नहीं, बच्चे लोग को ऐसे समझा बताना कि बच्चे लोग स्कूल आए, प्रेरित हो जाए। फिर बच्चे लोग को हमने बोला, उनके गार्जियन से भी बात किया, फिर वो लोग मानने लगे, फिर स्कूल लेके आए। बसंती बिरहोर जो है ये बिरहोर समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह अपने गांव घर के बच्चों को शिक्षित किया जाए, कैसे समाज को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ये अन्य समुदाय के लोगों को भी देखने की ज़रूरत है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। जब देश और दुनिया में कोरोना की लहर फैली थी, तब जमशेदपुर में कोरोना वॉरियर्स पार्क बना था। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, पत्रकार, सफाई कर्मी ने कोरोना के दौरान लोगों की सेवा की थी। उनकी याद में बने इस पार्क में लोग सुकून के पल बिताने आते हैं। इस पार्क पर संवाददाता आशीष तिवारी की ये खास रिपोर्ट देखिए। तो ये वो पार्क है, कोविड वॉरियर पार्क देखिए, जिसे नाम दिया गया, जिस दौरान लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे, एक दूसरे के संपर्क में आने से डरते थे, और वैसी परिस्थिति में इस पार्क का निर्माण, जहां पर हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों की मौजूदगी दिखी। जमशेदपुर शहर में कोरोना को लेकर एक पार्क का निर्माण किया गया था। जिस तरह कोविड के दौरान अपने ड्यूटी में रहकर लोगों को कोरोना से बचाया गया था, उन कोरोना वॉरियर्स के लिए, याद के लिए जमशेदपुर शहर में एक पार्क का निर्माण किया गया था। तस्वीर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए,
2 मार्च 2023 कोविड वॉरियर पार्क का निर्माण किया गया था जमशेदपुर में। और ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि इसी को यहीं पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोविड वॉरियर्स पार्क का निर्माण किया गया था। और जो भी लोग कोरोना के समय अपने ड्यूटी में रहकर आम लोगों की जान बचाते थे, उनकी याद में ये पूरी तरह से ये पार्क का निर्माण किया गया था कि किस तरह महामारी में लोग जो है डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस अधिकारी, पत्रकार, आप देख सकते हैं कि तमाम तरह से इनकी जो प्रतिमा है वो बनाई गई है। और किस तरह इन्होंने ड्यूटी में रहकर आम लोगों की जान बचाई है वो इस पार्क में दिखाया गया था। कोविड वॉरियर्स पार्क जो है एक बार फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि किस तरह महामारी में लोगों ने एक दूसरे को हेल्प किया था और अपनी लोगों की जान बचाई थी। तो उसी के तहत आज जमशेदपुर शहर में इस कोविड वॉरियर्स पार्क को लेकर हालांकि लोग काफ़ी इसे याद कर रहे हैं और जमशेदपुर शहर में ये पार्क एक बार फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर